Dear students, let us start the first video lecture on the series Maths for Physics। इसमें हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक कन्वेंशन की जो ट्रिग्नोमेट्री में हम फॉलो करते हैं फॉर कन्वीनियंस। इसमें होता क्या है कि ट्रायंगल की जो साइड्स की लेंथ होती हैं उनको इस तरह शो करते हैं। जैसे अगर ये वर्टेक्स ए है तो वर्टेक्स ए के सामने की जो साइड लेंथ है उसको स्मॉल ए से दिखा देते हैं। इसी तरीके से वर्टेक्स बी के सामने की जो साइड है उसको स्मॉल बी से, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी। लाइकवाइज इस सी के सामने की जो साइड है उसको स्मॉल सी से। तो ये तो अपना हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं फॉर कन्वीनियंस, और जिससे फॉर्मूलों को लिखने में थोड़ी सी आसानी रहती है। इसके बाद बेस और परपेंडिकुलर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी मिस्टेक होती है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कॉस थीटा है, दो तरीके से पढ़ाया जाता है 9th 10th स्टैंडर्ड में। कभी कभी कुछ बच्चों को इस तरह से बताया जाता है कि कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए कॉस थीटा निकालना हो तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस तरह से ये डेफिनेशन हो जाती है कॉस थीटा की। लाइकवाइज साइन थीटा के लिए हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कभी कभी कुछ बच्चों को इस तरह से भी पढ़ाया जाता है कि कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा इसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस तरीके से जब आप इसको देखते हैं तो इसमें एक खतरा है, इसमें गलती होने के चांस है। वो किस तरह से होगा? देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये डस्टर है, और डस्टर का जो नीचे वाला जो सरफेस है इसको हम लेते हैं बेस। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका नीचे वाला फेस उसको हम बेस कहते हैं। और ये बेस मान लो इस पे हाथ पे रखा हुआ, हाथ यहाँ पे क्या है? सपोर्ट है। तो ये जो बेस है इस डस्टर का, ये सपोर्ट पे रखा हुआ है। तो कई बार इस तरह से इसको कोरिलेट कर लेते हैं, और इस तरह से कोरिलेट करने पर ट्रायंगल की ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम बेस कह देते हैं, और नेचुरली ये वाली साइड पे फिर परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, अगर एंगल थीटा के लिए अगर हम कॉस थीटा को निकाल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप एंगल फाई के लिए निकालने जा रहे हो कॉस फाई, तो कॉस फाई जब निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस फाई को भी बाई मिस्टेक कई बार हम इस तरह से लिख देते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और नीचे वाली साइड है वो बेस की तरह से ले ली, तो इसमें हम इसको भी इस तरह से ए सी अपॉन क्या लिख देंगे? ए बी। तो इसी को बेस और इसको हाइपोटेन्यूस ऐसे करके, तो ये गलत हो जाता है। तो इस तरह की गलती ना हो, और इसी तरीके से अगर आप रेशियोज को निकालें परपेंडिकुलर, बेस, इस तरह का वर्ड यूज़ करके, तो इसका एक तरीका ये है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है थोड़ा सा बदल के इसको समझो। इसके इंटरप्रिटेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से कीजिए। अब वो कैसे करेंगे कि हमें पता है कि जब भी कोई एंगल फॉर्म होता है तो दो लाइनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो थीटा को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो दो लाइनें यूज़ हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है ये वाली लाइन जिसको हाइपोटेन्यूस कह रहे हैं, और दूसरी है ये वाली लाइन AC, इसको हम बेस कह रहे हैं। एंगल को फॉर्म करने के लिए हाइपोटेन्यूस को सपोर्ट करने के लिए ये वाली साइड आ रही है। तो जो साइड हाइपोटेन्यूस का सपोर्ट करने के लिए आ रही है तो उसको हम बेस कहेंगे हमेशा। तो बेस और सपोर्ट हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे अभी इस डस्टर के हिसाब से देखें या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से देखें, तो इस तरीके से इसको अगर कोरिलेट करेंगे कि जो भी साइड हाइपोटेन्यूस का सपोर्ट करती है एंगल को फॉर्म करने में, तो उसको बेस कहेंगे। तो इस तरीके से अगर इसको हम इंटरप्रेट करेंगे तो फिर गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर थीटा के लिए नेचुरली ये वाली साइड है जो इसका सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये बेस है। जब हम एंगल फाई की बात करेंगे तो इस हाइपोटेन्यूस को ये वाली साइड सपोर्ट कर रही है, तब ये एंगल बना है, तो ये वाली साइड यहाँ पर बेस बन जाएगी। तो कॉस फाई को लिखते समय हम क्या करेंगे? BC अपॉन AB लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको समझें और इंटरप्रेट करें
तो फिर गलती यहाँ पर भी नहीं होगी। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसी ट्रायंगल को रेफरेंस लेके फॉर दिस एंगल थीटा, अगर अपन साइन थीटा निकालते हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसे करके। तो a अपॉन सी लाइकवाइज कॉस थीटा हो जाएगा, b अपॉन सी टेन थीटा, a अपॉन b। और साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो a अपॉन सी को 1 अपॉन कॉसेक थीटा कहेंगे। लाइकवाइज b अपॉन सी ये 1 अपॉन सेक थीटा होगा, क्योंकि कॉस थीटा सेक थीटा दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा भी इस तरह से हम लिख लेंगे। इसमें ये जो रेशियो है टेन थीटा, ये टेन थीटा एक ऐसा रेशियो है जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेशियो के फॉर्म में आ सकता है। तो आप जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कि साइन थीटा है a अपॉन सी है और कॉस थीटा हमारा b अपॉन सी है। तो a अपॉन सी अपॉन b अपॉन सी करते हैं तो c और c कैंसिल हो गए, a अपॉन b आ जाता है जो कि टेन थीटा के बराबर है। लाइकवाइज ये तो आप जानते हैं कि ये कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लेंगे। ये इस तरीके से ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो हम आगे की कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं जल्दी से। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एक्यूट एंगल्स। कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं उनके लिए जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इनकी वैल्यूज़ को हमें ध्यान रखना होता है। तो कुछ आई होप कुछ लोगों को पहले से पता होगा। तो ये एक जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री के लिए ये वैल्यू आती है, ये होती है 0। साइन 30 के लिए जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1/2। और साइन 45 के लिए ये वैल्यू आती है 1/√2। और साइन 60 के लिए जो वैल्यू है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू 1 है। तो यू आर सपोज टू रिमेंबर दीज वैल्यूज ओनली। और केवल एक लाइन एक रो पता है तो उससे हमें जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सभी की वैल्यूज़ पता हो जाएंगी। और इवन ये वैल्यूज़ भी बड़ी आसानी से आ जाती हैं। इनको देखो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे सपोज ये वैल्यू भी याद नहीं रहती हैं तो कैसे इसको क्विकली एट स्पॉट आप निकालोगे। तो उसके लिए क्या करो कि आप 0, 1, 2, 3 और 4 ये नंबर इस तरह से लिख लो। और उसके बाद में हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। और 4 से डिवाइड करने के बाद आप क्या करो, हर एक का स्क्वायर रूट ले लो। तो ऐसा करने पर ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये यही वैल्यूज़ हैं 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1 आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब केवल साइन थीटा की ही वैल्यू अगर लर्न करना हो तो वो भी बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से ये लर्न करना याद रखना बहुत ही आसान है। और उसके बाद में अगर अपन को कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा जो है बड़ी आसानी से आ जाता है। उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो पूरी लाइन है इसको केवल पलट के ऐसे रख दो। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ और 0 वहाँ पहुँच जाएगा। तो कॉस थीटा 1 0 डिग्री के लिए हो जाएगा और 30 डिग्री के लिए हो जाएगा ये √3/2। और 45 डिग्री के लिए ये मिडिल में है तो ये मिडिल में ही बना रहेगा। और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और cos 90 ये 0 यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल एक लाइन पता है तो उससे ये भी आ जाएगा। और लास्ट में मतलब अगर आगे tan थीटा निकालना है तो tan थीटा आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो tan 0 फॉर एग्जांपल निकालना है तो साइन 0 की वैल्यू और cos 0 की वैल्यू ये पुट कर दो तो 0/1
ये अपना tan थीटा हो जाएगा, तो 0/1 होगा 0, आप जानते हैं। और 30 डिग्री के लिए निकालेंगे tan थीटा, तो sin 30/cos 30, मतलब दिस वैल्यू डिवाइड बाई दिस वैल्यू करेंगे तो ये tan 30 अपना हो जाएगा इस तरीके से। लाइकवाइज 45 डिग्री के लिए दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू करेंगे तो ये इस तरह से 1 आ जाता है। 60 डिग्री के लिए दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू करने पर ये आ जाता है √3, और 90 डिग्री के लिए दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू करने पर 1/0 ये आता है। इसका मीनिंग क्या है इसको ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन फिजिक्स में कई जगह आती हैं, तो इनको एक बार अलग से इनको समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इसको आप एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क की तरह से आप अलग से यहाँ पर लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जैसे 1/0 है या इसी तरह से 2/0 है, मतलब कोई भी फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0 ये रेशियो है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है? तो मैथमेटिक्स में इसको बेसिकली अनडिफाइंड बोल देते हैं, वी कॉल इट अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड को कभी कभी फॉर कन्वीनियंस वी डिनोट बाई दिस सिंबल, इन्फिनिटी इसको बोल देते हैं। इस तरीके से इसको हम डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/0 की जगह या तो हम लिखते हैं अनडिफाइंड या फिर हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी। लेकिन अगर अनडिफाइंड अगर लिखते हैं तो हमें थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आएगी। मान लीजिए हमने tan थीटा को यहाँ पर लिख दिया अनडिफाइंड, और उसके बाद में cot थीटा कभी आप निकाल रहे हैं, तो cot थीटा आप जानते हैं tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आप क्या लिखेंगे 1/अनडिफाइंड। इस तरह से cot थीटा को लिखेंगे। तो अगर जो डिफाइंड ही नहीं है, जो अनडिफाइंड है, जिसको आप अनडिफाइंड कह रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं यहाँ पे चलेगा, तो क्या वैल्यू है क्या नहीं है। तो इस तरह की एक प्रैक्टिकल समस्या आएगी। तो अनडिफाइंड को हम इस वाले सिंबल से डिनोट करेंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा प्रैक्टिकली, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अनडिफाइंड में तो क्या करें, यहाँ तो हमारे हाथ बंद जाएंगे कि क्या वैल्यू है, क्या कैसे निकालोगे इसको। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/अनडिफाइंड, अगर आप cot थीटा को लिखते हैं 1/इन्फिनिटी, तो इसका कुछ मीनिंग हम निकाल सकते हैं। क्या मीनिंग निकालेंगे? मीनिंग कुछ इस तरह से निकालेंगे कि इन्फिनिटी का मीनिंग नॉर्मली, प्रैक्टिकली इन्फिनिटी का मीनिंग हम क्या लेते हैं कि कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज वैल्यू। कितनी लार्ज वैल्यू उसके बारे में तो कहना मुश्किल होता है, तो वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, कितना भी वेरी वेरी, कितनी बार भी वेरी वेरी लगा दो तो उससे भी काम नहीं चलेगा। और प्रैक्टिकली इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितनी बड़ी की जितना भी बड़ा, जितनी बड़ी वैल्यू के बारे में भी आप सोच सकते हैं, उससे भी बड़ी एक तरह से मान सकते हो इन्फिनिटी को। तो कहने मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। इस तरह से प्रैक्टिकली अगर इसका हम मीनिंग लेते हैं तो 1/इन्फिनिटी को फिर हम इजीली 0 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा होगा तो 1/ डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उतनी छोटी होती चली जाएगी। तो जब इन्फिनिटी मतलब बहुत ही बड़ा हुआ तो इसको हम 0 लिख लेते हैं। तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ये प्रैक्टिकली हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मीनिंग होता है 1/इन्फिनिटी या 2/1, ये मीनिंग होता है 1/0 या 2/0 का। इसको अनडिफाइंड मैथमेटिक्स में कहा जाता है। फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लें, क्योंकि फिजिक्स में कई बार आता है वो। इस तरह की कभी कभी सिचुएशन आप फिजिक्स में मिला करती है 0/0, ठीक है। कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, या समटाइम्स इवन इन्फिनिटी-इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की पावर 0, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हालांकि इस तरह की सिचुएशन में फिजिक्स में तो नॉर्मली नहीं मिलती है, बट लेकिन मैथमेटिक्स में ये सभी हैं, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स में इन सभी के बारे में बताया जाता है। तो ये हो, चाहे ये हो या ये हो या ये हो या ये हो, ये इन सभी को यहाँ पर न तो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड बोलते हैं, और ना ही ये कुछ ऐसी वैल्यू हैं जिनकी वैल्यू हमें पता हो।
इन सभी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इनडिटरमिनेट। तो ये पता होना चाहिए, इनडिटरमिनेट। तो इस तरह का कभी रेशियो है तो ये इनडिटरमिनेट होगा। तो कभी कभी फिजिक्स में आता है, और इसका मीनिंग क्या होगा इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे फिजिक्स में कभी इस तरह की सिचुएशन आ गई तो उसको कैसे डील करेंगे। इसका मीनिंग एक्चुअली ये होता है कि जब भी ये 0/0 आ रहा है किसी तरीके, मान लो कोई फॉर्मूला हमने यूज़ किया और ये आ गया, न्यूमरेटर में भी 0 आ गया और डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया, इसका मतलब सिर्फ वहाँ पर ये होगा कि जिस फॉर्मूले को यूज़ करके आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इट मीन्स इस फॉर्मूले से ये जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं निकल पाएगी, हमें किसी दूसरे तरीके से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिजिक्स में कभी कभी एक सिचुएशन आती है, जैसे हमें पता है कि जो करंट है उसको निकाला जा सकता है इस तरीके से, डेल्टा V अपॉन R यहाँ पर रेजिस्टेंस है और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है। ये 9th-10th में आपने पढ़ा भी होगा, फॉर द टाइम बीइंग इतना तो मालूम ही है आपको, तो हम बात कर सकते हैं। तो होता क्या है कि समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर डेल्टा भी होता है 0, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0 और रेजिस्टेंस R की वैल्यू भी 0 होती है। तो ऐसी सिचुएशन में करंट की वैल्यू किसी वायर में अगर इस तरीके से निकालेंगे तो वो 0/0 आ जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो करंट की वैल्यू को हम फिर किसी डिफरेंट तरीके से फिर निकालते हैं, इस तरह से नहीं निकालते हैं। तो फिजिक्स में जब भी कभी ये सिचुएशन आप फेस करें कि कोई क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं और 0/0 आ जाए, तो समझ जाना कि इस तरीके से ये क्वांटिटी यहाँ पर नहीं निकल पाएगी, आपको कोई दूसरा तरीका अप्लाई करना होगा। तो ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू से हमें कॉस थीटा जस्ट इनको इस तरह करके मिल गया। आगे चल के ये कैसे आते हैं और भी तरीके हैं निकालने के, लेकिन द बिगिनिंग इनको इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं कि केवल साइन थीटा पता है, कॉस थीटा को जस्ट पूरी रो को रिवर्स वे में रखने के बाद आ जाता है, tan थीटा जो है साइन अपॉन कॉस करके आता है। लाइकवाइज अगर आप कॉट थीटा निकालें तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा जो है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/0 करेंगे यहाँ पर। जब tan थीटा 0 होगा तो कॉट थीटा को 1/0 करेंगे, और 1/0 जो कि अभी भी हम बात कर रहे थे वो अनडिफाइंड है, जिसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। और कॉट थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करने पे यहाँ पर ये √3 आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, √3 का रेसिप्रोकल यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ देखो आ गया 1/∞। जब निकालेंगे कॉट थीटा तो 1/∞ को यहाँ पर 0 लिख देंगे। लाइकवाइज अगले जो रेशियोज हैं सेक थीटा कॉसेक थीटा, उनको पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक थीटा जब निकालेंगे तो इन सभी के रेसिप्रोकल्स लेते जाएंगे। लाइकवाइज सेक थीटा निकालेंगे तो इन सभी के रेसिप्रोकल्स को लेते जाएंगे। तो इस तरीके से ये वैल्यूज होती हैं। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम की। ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम होती है जो स्टार्टिंग में ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम को इस तरीके से लिखेंगे। ये जो दोनों साइडें होती हैं जो राइट एंगल फॉर्म करती हैं, इन दोनों साइड्स की लेंथ्स का आप स्क्वायर करो और फिर ऐड कर दो, तो ये सम है ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसके बाद में इस स्टेटमेंट को यूज़ करके कुछ चीज़ें हम डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे इसी में अगर हम इस वाले इक्वेशन को दोनों साइड में c² से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a/c का होल स्क्वायर प्लस b/c होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस एंगल को हम डिनोट कर लेते हैं थीटा से। तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो a/c हम जानते हैं क्या हो जाएगा साइन थीटा, और b/c क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला देखो डिराइव हो गया है, ये आपने पढ़ा होगा। लाइकवाइज इसी पूरे रिलेशन को, इस पूरे इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। और यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब सी अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये देखो क्या बनता है, बी अपॉन ए, आप देखो कॉट थीटा होगा, तो ये हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सी अपॉन ए, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक रिलेशन देखो इस तरीके से ही आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से इस पूरे को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पर ये ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये क्या बन जाएगा, ए अपॉन बी आप जानते हैं tan थीटा है, तो ये रिलेशन बन जाता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सामने सी अपॉन बी, ये हो गया सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 रिलेशन जो आपने 9th में पढ़े भी होंगे, इनके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये इस बड़ी आसानी से इस पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट से ही ये आ जाया करते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, इनको हम बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप सब कभी अगर भूल भी जाए, ये तो खैर आप नहीं भूलेंगे, लेकिन ये कभी भूल जाए, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो क्विकली आप इस स्टेटमेंट को याद करके तुरंत निकाल भी सकते हैं। तो इतना आसानी से इनका डेरिवेशन भी आ जाता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को जल्दी से हम क्यों ले आए, उसकी एक वजह यही थी कि मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो रिलेशंस हैं इस पाइथागोरस थ्योरम से ही इतनी आसानी से आ जाते हैं। और दूसरी एक वजह और है, ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एक कैलकुलेशन को लेके है। तो इस थ्योरम को यूज़ करके हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, और ये कैलकुलेशन इस तरह की फिजिक्स में कई बार आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, लेट अस से इट इज़ tan थीटा, और वैल्यू ऑफ tan थीटा ये क्वेश्चन में मान लो दी हुई है 3/4, और आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा या फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो ये कैसे आप निकालेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को ये रिलेशन पता है, तो आप tan थीटा की जो वैल्यू दी हुई है इसको यूज़ करके आप निकालना चाहोगे ये वाला सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये रिलेशन आपको तुरंत वहाँ पे याद है तो आप क्या करोगे, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लोगे इसकी हेल्प से, फिर आप सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे, वहाँ से सेक थीटा निकालोगे, सेक से फिर कॉस मिल जाएगा, और कॉस से कॉस की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर आपको साइन मिल जाएगा। कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करोगे। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होता है, आप हमेशा कर सकते हो बट कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इसीलिए आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी tan थीटा कुछ इस तरह से दिया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कॉपी में साइड में एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। चलो इस ट्रायंगल को ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो मान लो यही ट्रायंगल है, क्विकली इस तरह का ट्रायंगल बनाओ। तो आप जो परपेंडिकुलर है इसको यहाँ पर 3 से मार्क कर दो, और जो बेस है उसको 4 से मार्क कर लो ऐसे करके। और उसके बाद सबसे पहले आप क्या निकालो, इस वाली थ्योरम को यूज़ करके डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस रिलेशन सीधा इस स्टेटमेंट को यूज़ करो और आप ये लेंथ निकालो सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि इस लेंथ को सी से हम नोट कर रहे थे, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्मॉल ए यही आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया, ये बी है। तो ये सबसे पहले आपने किया, तो 9 + 16 होता है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट, डायरेक्टली आपको ये लेंथ सी 5 के बराबर आ जाती है। तो आप एक छोटा सा ट्रायंगल बना के उसमें इस तरह से ये सभी साइड्स की लेंथ को ऐसे लिख लो। एग्जैक्ट लेंथ क्या है उससे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो जस्ट रेशियो निकालना होता है।
तो जैसे ही आपने ये वाला साइड लेंथ भी निकाल ली, तो अब आप देख सकते हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्विकली आप निकाल लोगे। आपके सामने डायग्राम बना होगा। अब जैसे मान लो साइन थीटा ही निकालना है, तो आप देख सकते हो साइन थीटा क्या होगा 3/5, या इसमें कॉस थीटा निकालना पड़ जाए तो आप देख सकते हो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस मतलब 4/हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक इस तरह से दिया है और दूसरा कोई निकालना हो, तो आप इस तरीके को फॉलो करेंगे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट विल बी बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन। आप देख सकते हो ये कुछ वैल्यू बहुत ही अच्छी वैल्यू दिख रही है। जस्ट 3 इंटीजर्स 3, 4, 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग अगर हम ये एंगल निकालें, जैसे ये वाला एंगल निकालना चाहें, तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो थीटा क्या होगा। तो ये एंगल जब निकालते हैं tan थीटा 3/4 या sin थीटा 3/5, तो उस केस में ये जो एंगल निकालते हैं तो ये एंगल करीब करीब 37 आता है। नियर अबाउट डेसिमल के एक प्लेस तक इसको 36.9 इसको लिखा जा सकता है। तो इसको क्या करते हैं 37 लिख लेते हैं। और लाइकवाइज ये अगर 37 आ गया तो ये वाला एंगल आपको पता है 90 - 37 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो 90 डिग्री में ये अकेले आ गया, तो बचे ये दो एंगल फाई और थीटा, ये 90 के बराबर होंगे। तो एक एंगल अगर 37 हो गया तो दूसरा वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री में से 37 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 53 डिग्री। तो ये फाई जो है दिस विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये जो कि नंबर्स हैं साइड्स की लेंथ्स जो हैं उनके रेशियोज 3, 4, 5 बड़ी स्पेशल नंबर्स हैं। इन्हीं के करस्पॉन्डिंग ये जो एंगल कुछ इस तरह से आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कई बार क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो तब उनमें क्वेश्चंस में कई बार ये एंगल दे देते हैं, कभी कभी ये दे देते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज एंगल्स, दीज वैल्यूज ऑफ एंगल्स, क्वेश्चंस में कई बार ये वाली वैल्यू भी दिए होते हैं। उसकी वजह वही है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बड़े होल नंबर रेशियो में आ जाया करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो इन एंगल्स की इन वैल्यूज़ के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये रेशियो भी अपनी इसी टेबल में इंक्लूड कर लेते हैं और इनको ध्यान रखते हैं ताकि क्वेश्चन करते समय हमें कुछ ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये स्पेस इस तरह से ज़्यादा रखा था। मैं चाह रहा था कि इन एंगल्स को भी बाद में इंक्लूड करेंगे अपन। तो 37 और यहाँ पर 53 ये वाला एंगल ऐसे हम शामिल कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन 37 मतलब साइन थीटा कितना है 3/5 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/5 और ये हो जाएगा 4/5। आप देखो साइन 53 मतलब साइन ऑफ कॉस फाई अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 4/5। लाइकवाइज कॉस थीटा, तो वही तरीका है इस पूरे लाइन को रिवर्स वे में लिखने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 और यहाँ पर आ जाएगा 3/5 और बाद में tan थीटा आप जानते हो this करके। और वैसे यहाँ पर भी हमने स्टार्ट ही किया था वहाँ से, तो ये 3/4 और यहाँ पर हो जाएगा ये 4/3। cot थीटा ऑब्वियसली इनका रेसिप्रोकल, तो ये इस तरीके से ये वैल्यूज आ जाती हैं। तो टेबल को इस तरह से आप लर्न करेंगे, मतलब इन दो वैल्यूज को भी शामिल कर लेंगे। आसान है वैल्यूज को निकालना। एक छोटी सी वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज आपको दिया हुआ है साइन थीटा विच इज 2/3। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन की तरह से लीजिए। इफ साइन थीटा इज 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। ये आपको निकालना है। तो ये आप एज ए प्रॉब्लम लीजिए और वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक कर ये आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद में आप देख लेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो चेक करते हैं इसके आंसर को।
तो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। देखते हैं साइन थीटा अगर ये है तो हम क्या करते हैं, तरीका इसका ये होता है, सिंपली वी विल मेक अ स्मॉल ट्राइंगल और मान लो ये थीटा है और साइन थीटा दिया हुआ 2/3, तो इसका मतलब इस साइड को परपेंडिकुलर को हम 2 लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 3 और उसके बाद हम ये लेंथ निकालेंगे। तो यूज़ पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली। तो ये लेंथ क्या आ जाएगी, आप जानते हो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें ये साइड निकालनी है तो 3 का स्क्वायर आप जानते हो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट ऐसा करके निकालेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो कितनी आ जाती है, अंडर रूट में 5। तो बस इतना करना होता है और उसके बाद में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो आप निकाल लेंगे। आप देख लो, अगर बाय द वे कॉट थीटा निकालना था तो आप क्या कर लेंगे, √5/√2, √5/2, दिस विल बी कॉट थीटा। और भी कोई निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो मैं स्ट्रांगली इस तरीके को, इस मेथड को रिकमेंड करता हूँ कि जब कभी भी इस तरह से कोई एक रेशियो दिया है और दूसरा निकालना हो तो आप इस तरीके से क्विकली निकाल लें इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज रिलेशंस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कोई 2 एंगल, मान लो एक एंगल है थीटा और एक एंगल है फाई, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री तब कहते हैं जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो। मतलब थीटा और फाई अगर इस तरह के एक्यूट एंगल्स हैं कि उनका सम 90 डिग्री आ जाता है तो इन दोनों को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फाई, फाई इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा। इस तरह का सिचुएशन होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल इस तरह समझ सकते हो कि मान लीजिए एक ये वर्टिकल साइड है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो नेचुरली आप जानते हो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आएंगे 90 होगा। तो यहाँ एक अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर दें एक लाइन, सपोज ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाती है और यही लाइन वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बनाती है, दैट इज फाई। तो यहाँ पर थीटा और फाई ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 90 डिग्री। फिजिक्स में इस तरह का सिचुएशन आपको मिलेगा जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होगी, ये वर्टिकल, ये दिस डायरेक्शन विल बी वर्टिकली अपवर्ड। तो उस केस में क्या होता है कि कई बार इस पॉइंट से एक पार्टिकल को मान लो थ्रो किया गया एट सम एंगल थीटा, तो वहाँ पर थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाता है और जो फाई है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। तो वहाँ पर आप जब इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन से उनको करेंगे तो वहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाई और थीटा हैं उनका रिलेशन ये वाला काम में आता है। यही चीज़ इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। आपको पता है कि सभी एंगल्स का सम ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है। तो अपने इस ट्रायंगल में इस वाले एंगल को अगर हम फाई से डिनोट कर लें तो हमें पता है कि थीटा प्लस फाई प्लस ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री है, तो इन तीनों एंगल्स का सम ओवरऑल 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर थीटा और फाई का जो सम है ये भी 180 माइनस 90, ये भी 90 डिग्री के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावा जो 2 एंगल होते हैं वो हमेशा ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुआ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल फाई है इसको हम थीटा के टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात यहाँ पर हमने क्यों की है ना, उसकी एक वजह है, उसको समझते हैं। देखिए ये जो एंगल फाई है, इस एंगल के लिए मान लो हम लोग निकालते हैं साइन फंक्शन, साइन फाई निकालते हैं। तो ये क्या होगा देखते हैं। साइन फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, इस फाई के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा a/c। लाइकवाइज इस वाले एंगल थीटा के लिए भी निकालते हैं कॉस। तो कोसाइन ऑफ थीटा अगर निकालें तो हमें क्या मिलेगा,
कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के लिए ये वाला बेस है, तो ए अपॉन सी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कॉस थीटा भी वही आ गया जो कि साइन फाई है। तो यहाँ से हमें इन दोनों रिलेशन से क्या मिल जाता है, साइन फाई इक्वल टू कॉस थीटा। अगर थीटा और फाई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो एक एंगल का साइन और दूसरे एंगल का कोसाइन एक दूसरे के बराबर है। होता क्या है कि ये जो साइन फंक्शन है और दूसरा है कोसाइन, कॉस जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, तो साइन और कॉस ये दोनों हैं एक दूसरे के को फंक्शन कहलाते हैं। ये एक नया पॉइंट यहाँ पर है, ये पता होना चाहिए। तो साइन और कोसाइन आर को फंक्शंस ऑफ ईच अदर, को फंक्शन। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो tan होता है और दूसरा होता है cot, तो tan का फुल फॉर्म टेंजेंट और cot का फुल फॉर्म को टेंजेंट। तो tan और cot ये भी आपस में एक दूसरे के को फंक्शन हो जाते हैं। और लाइकवाइज लास्ट में sec और cosec ये भी एक दूसरे के को फंक्शन हुआ करते हैं। तो ये दोनों को फंक्शन है, ये दोनों को फंक्शन है और ये दोनों आपस में को फंक्शन है। तो इस लिस्ट को पूरा कर लेते हैं। तो फाई की जगह पर यहाँ पर 90 माइनस थीटा पुट करने पर, ठीक है, ये हमने देखा था, तो 90 माइनस थीटा यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ से हमें ये मिल गया। तो इस वाले एंगल का साइन और इस वाले एंगल का कॉस बराबर है। इसी तरीके से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि इस वाले एंगल का कॉस निकालें तो इस वाले एंगल के साइन के बराबर होगा, क्योंकि इस वाले एंगल का कॉस क्या होगा, बी अपॉन सी, और इस वाले एंगल का साइन क्या होगा, बी अपॉन सी। तो ये भी सही है। ऐसे ही हम tan के बारे में देखें तो इस वाले एंगल का tan निकालोगे तो a अपॉन बी आएगा, और इस वाले एंगल के लिए cot निकालेंगे तो भी a अपॉन बी आएगा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, लाइकवाइज cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसी तरह से ये sec और cosec के लिए है। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के माध्यम से, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से साइन और कॉस एक दूसरे के को फंक्शन होते हैं, tan और cot एक दूसरे के को फंक्शन होते हैं, लाइकवाइज sec और cosec। एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो cosec है उसको CSC इस तरह से भी दिखाते हैं कुछ बुक्स में। तो cosec थीटा को कई बार आपको मिलेगा CSC थीटा, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो दिस ऑल्सो यू शुड नो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करने के बाद में हम लोगों ने एक तरह से ये रिलेशन भी डिराइव कर लिए। ये रिलेशन भी बड़े काम में आने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में बड़ी ही आसानी से साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा वाले रिलेशन है वो भी बड़ी आसानी से आ जाते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। वैसे डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, बट इतनी सिंपल तरीके से ये आ गए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो साइन ऑफ 10 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 8 डिग्री। ये रेशियो मान लीजिए हमें निकालना है। तो यहाँ पर अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से 90 माइनस थीटा वाले जो रेशियोज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 माइनस थीटा के लिए जो रेशियोज निकाले थे और उनमें क्या रिलेशन था, तो उसको यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। किस तरह से करेंगे कि हमें पता है ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री इज़ बेसिकली 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो अगर अपन साइन ऑफ 10 डिग्री जो निकालेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 80 डिग्री। और आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर आ जाएगा 80, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 80 डिग्री। तो साइन 10 डिग्री की जगह पर आप क्या लिख देंगे, कॉस 80 डिग्री। तो रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, दिस रेशियो विल बिकम इक्वल टू 1, क्योंकि साइन 10 डिग्री की जगह पर भी कॉस 80 आ गया, नीचे कॉस 80 है। तो इस तरीके के
इसी तरीके से ये क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ऑफ 5 डिग्री एंड साइन स्क्वायर ऑफ 85 डिग्री, ये टोटल सम क्या आएगा, इसको आप निकालिए। जस्ट पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर एंड चेक। तो देखिए साइन 5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 85। तो हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 85 डिग्री। तो नेचुरली साइन स्क्वायर 5 डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। तो कोई एंगल है 85, तो उसका यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है साइन स्क्वायर। तो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे ही आपने ये इस तरह से लिखा, अब ये हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, तो आंसर आ गया। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसको मैं दे रहा हूँ आपको एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इनको आप कर लेना। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन ही हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।